लॉक के विचारों के अध्ययन के क्रम में अब हम लॉक के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। लॉक के अनुसार जिस प्रकार का राज्य के समझौतावादी विचारों के अनुसार जिस प्रकार का राज्य अस्तित्व में आया, उसकी पहली विशेषता ये है कि ये राज्य सहमति पर आधारित है। लॉक ने समझौते में की प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया है जो कि इस समझौते के प्रारूप से या समुदाय या राज्य के निर्माण के इस निर्णय से पूरी तरह से सहमत थे। इसका मतलब है कि ये समझौता, जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहना चाहते, जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूर्ववत रहना चाहते हैं, वे इस समझौते का भाग नहीं थे। तो इसमें जिन लोगों को शामिल किया गया है वे सर्वसम्मति से राज्य का निर्माण करते हैं। तो पहली विशेषता है कि राज्य जो है वो सहमति से बना है, सहमति पर आधारित है। दूसरी विशेषता है कि राज्य जन कल्याण का एक साधन है, क्योंकि शांत और प्राकृतिक अवस्था उपस्थित थी। सिर्फ उसमें कुछ कल्याणकारी आयोजन या कल्याणकारी व्यवस्थाएं उपव्यवस्था के रूप में इस प्राकृतिक समाज को और ज़्यादा मजबूत और स्वाभाविक बनाने के लिए कायम की जानी थी, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण हुआ। तो लॉक की ये मान्यता है कि राज्य जो है वो साध्य नहीं है, बल्कि कल्याण की पूर्ति का एक साधन मात्र है। इसका मतलब है कि ये राज्य रूपी यंत्र जो है वो नागरिकों के कल्याण के लिए, उनकी असुविधा दूर करने के लिए कार्य करेगा। हॉब्स द्वारा वर्णित संप्रभुता की तरह निरंकुश नीति के आधार पर कार्य नहीं करेगा, बल्कि ये एक प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा की तरफ अग्रसर होने वाला, लोक कल्याण की पूर्ति का एक यंत्र के रूप में, एक साधन के रूप में राज्य जो है वो कार्य करेगा। निरंकुश सर्वे सर्वा बनने की कोशिश नहीं करेगा। तीसरा है कि ये राज्य जो है वो सीमित और मर्यादित राज्य है। जैसा हमने हॉब्स के संदर्भ में देखा था, हॉब्स ने कहा कि ये शासक सिर्फ अपनी इच्छा से नियंत्रित होता है, अन्य कोई इकाई इस शासक को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। लॉक ने निरंकुश शासन का समर्थन नहीं किया। उसने राज्य पर बहुत सी सीमाओं का निर्धारण किया है। जैसे पहली सीमा तो यही है कि राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है, इसलिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। दूसरी बात कि राज्य को ये सत्ता एक ट्रस्ट या न्यास के रूप में प्रदान की गई है। कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसको एक न्यास के रूप में यह अधिकार दिया गया है, इसलिए वो सर्वे सर्वा नहीं है। इसके अतिरिक्त इसका मतलब ये हुआ कि यदि सरकार उस ट्रस्ट की सीमाओं का या न्यास की सीमाओं का उल्लंघन करती है, तो समाज को भी ये अधिकार है कि वो उस सरकार को भंग कर दे या उसकी आज्ञा का पालन करने से अपने आप को मुक्त कर ले। तो न्यास के रूप में जो एक प्रकार का अतिरिक्त दायित्व राज्य को प्रदान किया गया है, ये दायित्व इस प्रकार का है कि जो राजा को, राज्य को कभी भी निरंकुश या सर्वसत्तावादी नहीं बनाता। ये बहुत मर्यादित और सीमित रूप में शासन करने का या जो असुविधाएं उन्हें दूर करने का, लोक कल्याण का कार्य करेगा। नेक्स्ट, राज्य के संबंध में जो लॉक की मान्यता है वो ये है कि एक वैधानिक प्रकार का राज्य है जिसमें विधि के शासन को ही सर्वे सर्वा बनाया गया है। ये किसी की इच्छा से या मनमाने व्यवहार से या स्वार्थ से या प्रतिस्पर्धा से या युद्ध और झगड़े से संचालित होने वाली इकाई नहीं है। ये राज्य विधि के शासन के अंतर्गत, विधि के शासन के माध्यम से संचालित होने वाली एक श्रेष्ठ इकाई या संस्था के रूप में कार्य करेगी, जिसमें जहाँ मनुष्य किसी अज्ञात स्वेच्छाचारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करेंगे, बल्कि वो विधि के अधीन ही अपना अस्तित्व और जीवन यापन करेंगे।
इसके अतिरिक्त लॉक ने राज्य के संबंध में एक सहिष्णु प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है। जैसे वो ये मानते हैं कि राज्य की ये विशेषता है कि वो सहिष्णु होता है। सहिष्णु इस अर्थ में कि धर्म सत्ता, जो धर्म का क्षेत्र है, इस मामले में हस्तक्षेप राजा को या राज्य को नहीं करना चाहिए। इस तरह का एक विचार जो है वो लॉक का माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लॉक राज्य के आधार पर एक सहिष्णु प्रकार की नीति का समर्थन भी करते हैं कि कुछ मामलों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उन क्षेत्रों में आस्था और विश्वास के अनुसार कार्य संपन्न होते रहे। फिर लॉक का जो विचार है वो राज्य से संबंधित जो विचार है वो बहुत उदारवादी प्रकार का दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो लोक कल्याण के एक साधन के रूप में राज्य को देखते हैं और इस अर्थ में राज्य एक अधिक वैधानिक, सहिष्णु और निषेधात्मक इकाई बन जाती है जो अपना मनमाना व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर अब हम लॉक ने जैसे प्राकृतिक अधिकार और निजी संपत्ति के संबंध में अपने विचार जो अभिव्यक्त किए हैं उनको हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप में देखते हैं। पहला अधिकार, जैसे समझौतावादी प्रक्रिया में जैसा निर्धारण लॉक ने किया है, उस संदर्भ में अगर हम देखें तो पहला अधिकार है जीवन का अधिकार। ये जीवन का अधिकार व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है, क्योंकि अपना जीवन सबको प्रिय है, उसे सुरक्षित बनाए रखना लॉक के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार है। व्यक्ति ना तो स्वयं अपने जीवन का अंत कर सकता और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति के जीवन का अंत कर दे, और ना ही वो अपना जीवन किसी को इस प्रकार से सौंप सकता है। तो अपने जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित बनाए रखना व्यक्ति का परम अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का परम अधिकार है। दूसरा है उसका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में लॉक का आशय है कि अपनी ही इच्छा के अनुसार कार्य करना और दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य न होना, ये स्वतंत्रता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस स्थिति में या इस आयाम पर अगर हम देखें तो इस स्थिति में व्यक्ति किसी भी शक्ति के अधीन नहीं होता, केवल प्राकृतिक कानूनों के अधीन रहकर एक शांत और व्यवस्थित अनुशासित जीवन का यापन करता है। स्वतंत्रता का ये अधिकार जो है वो उच्छृंखलता नहीं है, स्वच्छंदता नहीं है या अनियंत्रित रूप में अपने इच्छा का पालन करना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक कानूनों के अधीन रहकर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। तीसरा जो अधिकार मुख्य रूप में संपत्ति का बताया था लॉक ने, और इस अधिकार के अनुसार संपत्ति का तात्पर्य जो है वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीनों अधिकार इसमें समाहित हैं। संपत्ति का प्रयोग व्यक्तिगत संपत्ति के अर्थ में सामान्य रूप से किया जाता है, लेकिन लॉक ने जिस प्रकार का संपत्ति का अधिकार सामान्य नागरिकों का बताया, उसके अनुसार कि प्रकृति ने सभी लोगों के लिए समान व्यवस्थाएं निर्धारित कर रखी हैं। प्रकृति ने सभी लोगों के लिए भूमि आदि के रूप में संपत्ति का निर्धारण की व्यवस्था की हुई है। व्यक्ति का अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण है, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति है, शरीर उसका। अब इस शारीरिक श्रम को यदि वो प्रकृति की किसी संपत्ति में समाहित करता है तो उस आधार पर ये संपत्ति जो है, जो पहले प्राकृतिक है लेकिन व्यक्ति ने उसमें अपना शारीरिक श्रम लगाया है, तो इस संपत्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, ये उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। अब लॉक जो है वो निजी संपत्ति के अधिकार पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, जैसे किसी को भी संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार नहीं है और संपत्ति का व्यक्तिगत रूप में अपना शारीरिक श्रम मिलाकर उसे व्यक्तिगत बनाने की प्रक्रिया में उसे दूसरों के लिए भी कुछ संपत्ति छोड़नी चाहिए। और निजी संपत्ति वो हो सकती है जिस पर किसी व्यक्ति ने या उसके मालिक ने अपना श्रम अर्जित किया है।
तो श्रम भी असीमित रूप में नहीं लगाया जा सकता। निजी संपत्ति की सीमा है, वो सीमा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम से इसका अर्जन कर सकता है, और ये अर्जन इस प्रकार का हो कि सारी संपत्ति का मालिक एक व्यक्ति ना बने, बल्कि वो दूसरे लोगों को भी संपत्ति अर्जन की ये सुविधा प्रदान करता रहे। ये सीमा देखने में हमें बड़ी आकर्षक लगती है, लेकिन वस्तुतः इसकी पूर्ति जो है वो एक प्रकार से संपत्ति के अधिकार को बाधित या सीमित भी कर देती है। इसका मतलब है श्रम के माध्यम से, शारीरिक श्रम का मतलब ये भी हो गया कि मुद्रा का जैसे ही प्रचलन हुआ वैसे ही संपत्ति के ये अधिकार ये जो अधिकार है इसका स्वरूप भी परिवर्तित हो गया। श्रम के साथ वो अपनी मुद्रा के रूप में इसका खरीदना या बेचने की प्रक्रिया में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। तो फिर ये एक प्रकार से वाणिज्य और आर्थिक क्षेत्र के अलग प्रकार की व्यवस्था और नियमों से संचालित हो सकती है। तो अगर सार रूप में हम देखें तो ये है कि लॉक ने जो संपत्ति संबंधी विचार अभिव्यक्त किए हैं उसके संबंध में कुछ बातें निष्कर्ष हैं, जैसे निजी संपत्ति के अधिकार के बिना मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है। निजी संपत्ति खरीदी और बेचे जाने वाली चीज़ है क्योंकि उसमें श्रम मिला हुआ है। निजी संपत्ति अपने श्रम से, मेहनत से और योग्यता से प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति का श्रम और योग्यता जो है वो उसकी अपनी संपत्ति है, इसको जिसमें इन्वॉल्व करता है वो ही उसकी संपत्ति का हिस्सा हो सकता है। यानी उसकी श्रम और योग्यता जो उसे वो दूसरा व्यक्ति भी कोई खरीद सकता है, बेच सकता है। इस प्रकार से एक अलग आयाम आधारित हो जाता है, और इस तरह से श्रम को खरीदने या बेचने वाला न्यायसंगत आधार पर उसका मालिक बन जाता है। निजी संपत्ति समाज के लिए उपयोगी हित में है क्योंकि ये समाज में उत्पादन का आधार बनती है। इसी प्रकार समाज के सामान्य हित में निजी संपत्ति के अधिकार पर कुछ आवश्यक बंधन या सीमाएं भी लगाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार लॉक के अधिकार संबंधी मान्यता का निर्धारण किया जाता है, लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है कि लॉक ने ये 3 प्रकार के मुख्य अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए बताएं, लेकिन इनके बारे में जो सीमाएं निर्धारित की हैं, ये सीमाएं एक प्रकार से स्वतंत्रता को बाधित करती हैं या स्वतंत्रता की स्थिति को, उसके दायरे को सीमित या संकुचित कर देती हैं। अब अगर हम लॉक के व्यक्तिवादी विचारों का अध्ययन करें तो इन विचारों में हमें कुछ ऐसे सशक्त प्रभाव दिखाई देते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि लॉक व्यक्तिवादी विचारों के प्रणेता हैं। जैसे पहली बात, लॉक ने ये माना कि राज्य का अधिकार व्यक्तियों की सहमति से निर्धारित होता है। जो राज्य में भागीदारी करने वाले, राज्य में भाग लेने वाले, राज्य की व्यवस्था से जुड़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी परस्पर सहमति से राज्य का निर्माण हुआ है। यानी किसी व्यक्ति को राज्य की सदस्यता को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, व्यक्ति स्वयं स्वेच्छा से राज्य की सदस्यता को ग्रहण करता है। दूसरी बात है कि राज्य के निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है, अपनी शक्ति को सर्वेसर्वा रूप में स्थापित करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का लक्ष्य है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को बनाए रखना, और जो प्राकृतिक समाज में व्यक्ति असुविधा महसूस कर रहा था उसे दूर करना राज्य का लक्ष्य है, और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का जन्म हुआ है। तीसरी एक मुख्य बात और भी दिखाई पड़ती है कि व्यक्ति के पक्ष में राज्य पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं, राज्य को नियंत्रित किया जा सकता है। लॉक राज्य जनता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग कर सकता है, विधि के अनुसार ही कर सकता है, विधि के शासन के रूप में व्यवस्था का संचालन करेगा। इस प्रकार के प्रावधान देकर ये व्यक्ति के पक्ष में राज्य को सीमित करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध भी किया जा सकता है। यदि राज्य
जिन परिस्थितियों में जिन कारकों के निवारण के लिए राज्य का निर्माण किया गया है, अगर राज्य उनका पालन नहीं करता, उसमें असफल रहता है, अनुशासित और व्यवस्थित जीवन प्रदान नहीं कर पाता, तो उस राज्य को बदलने का या उसको अस्वीकार करने का अधिकार जनता के पास है। तो व्यक्ति द्वारा जो राज्य के विरोध का एक ऑप्शन या विकल्प लॉक ने जनता को दिया है, ये व्यक्तिवादी प्रभाव से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है और राज्य को ये कहा है कि वो धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाते हुए इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था, निष्ठा, विश्वास के अनुसार अपने धार्मिक आचरण और स्वतंत्रता का प्रयोग स्वयं करे। तो ये इस प्रकार के जो विकल्प हैं या इस प्रकार के विचार आधार हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि वास्तव में लॉक जो हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर कुछ ऐसा उदारवादी एक प्रकार का राजकीय परिवेश निर्धारित करते हैं जिसमें व्यक्ति बहुत स्वतंत्र और व्यवस्थित रूप में अपने अधिकारों का या स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में लॉक का जो योगदान, महत्व और उसका प्रभाव है, उसके संदर्भ में हमें एक बहुत मजबूत बात यह है कि लॉक जो हैं वो उदारवाद के जनक के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि अपने विचारों के माध्यम से लॉक ने उदारवादी विचारों का श्री गणेश किया या उदारवादी विचारों को आरंभ किया। शासन सीमित होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए और विधि पर आधारित होना चाहिए। सर्वे सर्वा निरंकुश रूप में राजा या राज्य जो है वो कार्य नहीं करेगा। ये ऐसे आधार हैं जो उदारवादी विचारक के रूप में लॉक का परिचय देते हैं। लॉक के राजदर्शन में व्यक्तिवाद को प्रबल पोषण मिलता है, संरक्षण मिलता है, क्योंकि सार्वजनिक हित पर और व्यक्तिगत संदर्भ में राज्य को कार्य करते समय ध्यान देना चाहिए। ये एक प्रकार से व्यक्तिवाद की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। फिर जनता की सहमति पर आधारित वैधानिक शासन का समर्थन करने वाले विचारक के रूप में लॉक को जाना जाता है। लॉक ने सीमित शक्ति वाले ऐसे राज्य की परिकल्पना की है जो कि शासित वर्ग यानी जनता की इच्छा पर जनता की आवश्यकता और कल्याण की धारणा को प्रतिपादित करने वाला हो। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राजनैतिक दर्शन को लॉक की सबसे विशेष देन माना जाता है। अधिकार के रूप में प्रकृति प्रदत्त अधिकारों का एक बहुत सटीक और व्यापक आधार लॉक ने निर्धारित किया है, स्वीकार किया है। और आधुनिक विचारक के रूप में मॉन्टेस्क्यू ने जो संप्रभुता का, सरकार का रूप और उसका वर्णन करते समय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का आधार तैयार करते हुए ये 3 अंगों का एक प्रकार से उल्लेख किया था। ये सर्वप्रथम हमें लॉक के विचारों में परिलक्षित होता है। शासन के अंग और उनके मध्य शक्ति विभाजन, कार्य विभाजन इस प्रकार का है कि जिसमें लॉक के विचारों में हमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अभिव्यक्ति मिलती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उपयोगितावाद की जो प्रथम शुरुआत है वो भी लॉक के विचारों से ही हुई है, क्योंकि लॉक ने राज्य को उपयोगिता के आधार पर, व्यवस्थाओं को उपयोगिता के आधार पर, सामाजिक समझौता होना उपयोगिता के आधार पर, कार्य प्रणाली का संचालन उपयोगिता के आधार पर, चाहे वो उपयोगिता लोक कल्याण की सिद्धि और विधि के शासन की सिद्धि के रूप में ही हो, तो उपयोगिता को आधार बनाकर इन संस्थाओं का औचित्य और इनकी कार्य प्रणाली का निर्धारण किया है। इसलिए राजनैतिक चिंतन के क्षेत्र में समझौतावादी विचारक के रूप में लॉक का योगदान और उनकी जो पहचान है वो बहुत विशिष्टता लिए हुए है। धन्यवाद।